ये शायद उसकी कुव्वत इरादी ही थी कि उस कदर खून बह जाने के बावजूद वो अपने कदमों पर उठ खड़ा हुआ था और होशो आवाज की बातें कर रहा था। फिलहाल तुम इसी कमरे में कैद रहोगे। मैंने सपाट लहजे में उसे अपना फैसला सुना दिया। जब तक तुम्हारे बयान की तस्दीक न हो तुमको रिहा नहीं किया जा सकता। उसने बेचैनी खुशामदीद की, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और उससे वहीं मुकबिल करके हम दोनों ड्राइंग रूम में आ गए। चाह कर्नल एक सोफे पर दोनों हाथों से सर थामे बैठा हुआ था। क्या रहा? उसने मेरी आहट पाते ही बेतबाना लहजे में सवाल किया। कुछ सुराग तो मिला है, मैंने किसी किस्म की गर्मजोशी का इजहार किया बगैर कहा, लेकिन अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। क्या उसने जुबान खोली है? गजाला को उसी ने अगवा किया था। मैंने बात मुख्तसर करने की नीयत से कहा, लेकिन ये मालूम नहीं कि अब वो कहाँ और किस साल में है। वह फिलहाल यहीं कैद रहेगा। हम गजाला का खोज लगाएंगे। तुम दोनों ने उसका हशर खराब कर दिया है, कर्नल ने कहा। उसे मार डालते तो शायद मलाल न होता, लेकिन ऐसा भयानक तशद्दुद मैंने पहली बार देखा है। मैं बुरा सा मुंह बना कर रह गया। उसे क्या बताता कि तशद्दुद के बगैर सलाम एक लफ्ज भी उगलने पर आमादा न होता। सलाम से जो कुछ मालूम होना था वो मालूम हो चुका था। अब सारे मामले की कलीद जहांगीर के पास थी, जिसने जीवा हाउस में आग लगाई थी। मैंने फोन पर नंबर मिलाया तो दूसरी तरफ से सलमा की आवाज सुनाई थी। मैंने जहांगीर के बारे में दरियाफ्त किया तो मेरी आवाज पहचानती चहकने लगी। मैं तो होश हो गई थी कि तुम्हें अपना वादा याद रहा और तुमने मेरे लिए फोन किया है। मैं इस वक्त परेशान हूँ सलमा, मैंने गंभीर लहजे में कहा। जहांगीर कहाँ मिलेगा? उससे मुझे बहुत जरूरी बात करना है, पता नहीं कहाँ होगी। वो चिड़चिड़े लहजे में बोली थी। मुझे तो तुम दोनों ही पैदाइशी परेशान नजर आते हो। अगर हो सके तो फौरन यहाँ आ जाओ। तुम्हारे दोस्त के ऐसे करतूत दिखाओगी कि तबीयत साफ हो जाएगी। सलमा प्लीज, मैंने सख्त लहजे में कहा। आपस के झगड़ों को अपने तक महदूद रखो, मुझे इसमें मुलव्वस करने की कोशिश न करो। दोस्ती का मतलब जाती मसाइल में दखल अंदाजी करना नहीं होता। जहांगीर का फोन आए तो मालूम कर लेना कि वो कहाँ मिल सकेगा। मुझे नाकामी हुई तो थोड़ी देर बाद फिर फोन करूंगा। उनका फोन आने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि कल से हमारी बोल चाल बंद है। मैं फिर कह रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाओ, वरना एक बेहतरीन तमाशे से महरूम रह जाओगे। मैंने जवाब दिए बगैर सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उसकी जहांगीर से ठनी हुई थी और वो उसकी गैर हाजिरी में मुझे घर बुलाना चाह रही थी। उस वक्त तो मैं ज़हनी तौर पर बेसुकून था। अगर पुरसुकून भी होता तो उसकी दावत हरगिज कबूल न करता, क्योंकि उसके रफाकत से जहांगीर की दोस्ती मुझे बदरजा अजीज थी। मैं हर उस नंबर पर रिंग करता रहा जहां जहांगीर के मिलने के जरा भी इम्कान थे, लेकिन उसका पूरे शहर में कहीं पता नहीं था। नंबर खत्म हो गए और मैं थके हारे अंदाज में सिगरेट सुलगाने लगा। फिर अचानक मुझे रक्षी का ख्याल आया। जहांगीर की अपनी बीवी से अनबन थी और इतनी शदीद के दोनों अलग अलग कमरों में रह रहे थे। दूसरी तरफ रक्षी के सीवन बनने के बाद दोनों में नया नया तारुफ हुआ था। एक तरफ जहांगीर हमेशा का नदीदा वाक़ हुआ था, तो दूसरी तरफ मर्दों के बारे में रक्षी का रवैया बिला इम्तियाज हौसला अफजा ही हुआ करता था। उस मामले में उसका कोई खास मयार नहीं था। मैंने सोचा कि कहीं जहांगीर अपनी खौफ दूर करने उसी तरफ न निकल गया हो। मेरे पास रक्षी का नंबर नहीं था, लिहाजा मैं कर्नल को कैदी की तरफ से होशियार रहने की हदायत देकर सुल्तान शाह के साथ घर से निकल खड़ा हुआ। क्यों न जीवा हाउस की तरफ से होते चले, सुल्तान शाह ने राय दी। बेसूत होगा, मैं जल्द अज जल्द जहांगीर से मिलना चाह रहा हूँ। हो सकता है कि वो स्टोन हाउस में रक्षी के पैर चाट रहा हो, मैंने तल्ख लहजे में कहा। थोड़ी देर बाद हम उस इलाके में पहुंचे तो स्टोन हाउस के अकबी रास्ते के करीब पार की हुई जहांगीर की स्याह बुलेट प्रूफ कार का दूर ही से नजर आना यकीनी बात थी को यहाँ है। तुम्हारे कयास की दाद देना पड़ेगी, सुल्तान शाह ने तहसीन अमेज लहजे में कहा। तुम वाकई उसकी रग रग को पहचानते हो। मसला यह है कि उसे अंदर से कैसे निकाला जाए, मैंने फिक्रमंदाना लहजे में कहा। मैं अंदर गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम अगले फाटक की तरफ मुझे उतार दो, वो सोचते हुए बोला। वो हिस्सा तो इस्तेमाल ही में नहीं होता। मैं अंदर घुसकर कोई चक्कर चलाता हूँ, शायद वो बुकला कर निकल ही भागे। इस मामले में बहुत ही ढीठ है। रक्षी की हिफाजत के बहाने यहीं जमा रहेगा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, उसने पुरअतमाद लहजे में कहा। और तुम्हारा क्या होगा? जहांगीर बाहर निकले तो तुम उससे घेर लेना। मैं फारिग होकर सीधा घर चला जाऊंगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई तरकीब आजमाना हर तरह सूदमंद था। लिहाजा मैंने चक्कर काटकर सुल्तान शाह को स्टोन हाउस के मेन गेट से जरा दूर उतार दिया और गली से होकर दोबारा अकबी सिमत में पहुंच गया। उस बार मैंने अपनी कार जहांगीर की बुलेट प्रूफ से खासी दूर उस तरह खड़ी की थी कि फौरी तौर पर ताकुब के आगाज में कोई दुश्वारी न हो। मुझे इंतजार करते हुए मुश्किल 15 मिनट ही गुजरे होंगे कि फुटपाथ पर जहांगीर उजरत के आलम में अपनी कार की तरफ बढ़ता नजर आया और चंद ही सानियों में उसकी कार बर्क रफ्तारी के साथ आगे बढ़ गई और मैं दिल ही दिल में सुल्तान शाह की नामालूम तरकीब की दाद देता उसके पीछे हो लिया। ताकुब का सिलसिला होटल मेट्रोपोल के सिग्नल तक जारी रहा। मैं अपनी कार जहांगीर के पहलू में ले गया। मेरे हर बजाने पर उसने सर घुमाया और मुझे देखते उसके चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़की। मेरे पीछे चले आओ, मैंने खिड़की से सर निकाल कर और फौरन ही उसे कहा तो वह राजी हो गया। सिग्नल की बत्ती सब्ज हुई तो मैं सीधा PIDC हाउस की तरफ हो लिया। वहां खाली जगह पर कार पार्क करके मैंने दरवाजे मकबल किए और जहांगीर की कार की तरफ बढ़ गया। मैं उसके पहलू वाली नशिस्त पर बैठा तो उसकी बातचीत खिली पड़ रही थी। बहुत खुश हो, कहाँ से आ रहे हो?
मैंने मसलियत अमेज अंदाज में गुफ्तगू का आगाज करते हुए सवाल किया। कुदरत वाकई बहुत मेहरबान होती है। घर में नवरूसत लहराने लगे तो बाहर तफरीह का कोई बंदोबस्त हो जाता है। सीवन के पास से आ रहा हूँ। इस कदर कुछ मिजाज और हम ख्याल औरत मैंने पहली बार देखी है। मैं बता चुका हूँ कि उसके हुस्न में जहर भी पूछीता है। रह रहकर तुम्हारी वही बात याद आ जाती है और इन मौका पर पेशकदमी की हिम्मत खत्म हो जाती है, वरना वो तो मुझे बेहद पसंद करने लगी है। बात बात पर रेशा खत्मी हुए जाती है। वहां क्यों गए थे? एक बड़ी उलझन में पड़ के हूँ, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। उसी सिलसिले में रक्षी से मशवरे की नीयत से गया था, लेकिन काम की बात शुरू होने से पहले ही वहां गड़बड़ होगी और मुझे भागना पड़ गया। कैसी गड़बड़? मैंने सादगी से पूछा। घर में कुछ आहटे सी सुनाई दी थी। रक्षी को शुबा है कि कुछ छुप कर उसकी निगरानी करता है। कल रात किसी नामालूम आदमी ने उसके चौकीदार को भी मार दिया था। मैंने सोचा कि उसकी वजह से कहीं मैं भी अताब में ना जाऊं, इसीलिए खामोशी से निकला। जीवा हाउस को भी चला दिया तुमने? मैंने कदर तवक्कुफ के बाद अपने मतलब की तरफ आते हुए कहा। वहीं से तो सारी उलझन शुरू हुई है, उसने कहा और वो चौकन्ना होकर बैठ गया। वो कैसे? इमारत वीरान और मकफिल पड़ी हुई थी। मैंने आग लगाने के लिए हर तरफ पेट्रोल बहाना शुरू किया तो शायद उसी की बू से खौफजदा होकर अंदर से किसी ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी अकल चकरा कर रह गई कि बदकबूर औरत कहां से घुस पड़ी। वो अपनी रो में बोले जा रहा था और मैं दिल फरते जोश से कनपट्टियों में ठोकरे मारने लगा था। दरवाजा खोलकर अंदर घुसा तो एक बेहद हसीन लड़की सहमी हुई खड़ी थी और वो वही थी जिसके A2 को तलाश है। मुझे चंद ही रोज पहले उसकी तस्वीर भी भेजी गई थी। मैं लड़की से बात पुरस्त करना चाही तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। उसी जद्दोजहद में न जाने कैसे माचिस उसके हाथ लगी। फिर यूं ही मैं फर्श पर फैली हुई पेट्रोल की चादर में फंसा। उसे दिया सलाई जलाकर उछालती। बस जिंदगी ही थी जो मैं आग की चादर फांद कर निकला। वो भी ज्यादा दूर न जा सकी। उसे बेहोश करके मैंने गाड़ी में डाला और गलती ये की कि उसे बुखलाहट में सीधा कर ले गया। बस जब ही से घर की फिजा खराब है। सलमा सख्त नाराज है और कई बार मुझे बर्दा फरोशी के ताने दे रही है। और लड़की कहाँ है? मैंने अपनी बेपाया मुसर्रत को सरगोशी में छुपाते हुए सवाल किया। वो मेरे घर ही के एक कमरे में कैद है, कुछ उगल कर नहीं देती और मैं उस मखमसे का शिकार हूँ कि उसे A2 के हवाले करूँ या ना करूँ, क्योंकि सूरत से बेचारी बहुत मासूम लगती है। ये तक बताने को तैयार नहीं कि जीवा हाउस कैसे पहुंची थी। कार स्टार्ट करो और फौरन घर चलो, मैंने इस्तरारी अंदाज में उसका शाना दबाते हुए कहा। ओह, तुम्हारी गाड़ी? उसने हर से मेरी तरफ देखते हुए सवाल किया। चलो जल्दी चलो, वो बाद में ले ली जाएगी, मैंने बेतबाना लहजे में कहा और उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आखिर उस लड़की में यक व यक तुम्हें क्यों दिलचस्पी पैदा हो गई है? उसने अपनी कार ट्रैफिक की कतार में दाखिल करते हुए पूछा। घर पहुंचकर बताऊंगा। तुम ये बताओ कि इस बारे में रक्षी से क्या बात हुई? बताया तो है कि बात करने की नौबत ही नहीं आ सकी। उसने तिलक कर कहा। मुझे नजर आ रहा है कि फौरी तौर पर लड़की का कोई बंदोबस्त न किया तो सलमा बेगम मुझे पूरे खानदान में बदनाम करके मेके जा बैठेगी। मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि सुल्तान शाह ने उस मरदूद को बर वक्त रक्षी के घर से निकाल पकाया था। अगर उस मामले में ताखीर के बायस वो खबर रक्षी तक पहुंच जाती तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाती। जहांगीर की सुबह गिरफ्तार कार में हम जल्द ही उसके घर पहुंच गए। सलमा से सामना हुआ तो जरा उसे संभाल लेना, कल से बहुत खराब मूड में। उसे गाड़ी पोर्च में ले जाते हुए कहा और मैं सर हिलाकर रह गया। उस वक्त मुझे उसकी खानगी जिंदगी या सलमा से ज्यादा गजाला की फिक्र थी। वो मुझे साथ लेकर आदारी से होता हुआ एक तरफ मुड़ा और फिर एक कमरे के सामने पहुंचते उसके मुंह से बेख्तियार तहय्युर अमेज आवाज निकल गई। मैंने बढ़कर देखा, कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर कोई भी नहीं था। मेरी निगाहों के सामने अंधेरा सा नाचने लगा। निकल गई सोने की चिड़िया। अचानक अकब से सलमा की जहरीली आवाज सुनाई थी और मेरे साथ जहांगीर भी चौंक कर उसी तरफ घूम पड़ा। सलमा राहदारी के कोने पर कमर पर हाथ रख के तज़हीक आमेज निगाहों से जहांगीर को घूर रही थी। जहांगीर अपनी बीवी से डरता भी था, लेकिन उस वक्त सलमा की उस जले कटे तबसरे ने जलती पर तेल का काम किया और वो दांत पिसता हुआ फाड़ खाने वाले अंदाज में उसकी तरफ झपटा। बताओ कहाँ गई वो? उसने घुराते हुए सवाल किया। मुझे क्या मालूम? वो गर्दन झटक कर उसके तेवरों का असर लिए बगैर बेपरवायाना लहजे में बोली। चाह से उठाकर लाए थे, मौका पाकर वहीं चली गई होगी। वो कदर की अच्छी थी, वरना तुम्हारे हाथों न जाने क्या क्या जिल्लत उठाना पड़ती उसे। मैं पूछता हूँ कि दरवाजा बाहर से मकफिल था, उसे किसने खोला? जहांगीर के लहजे में गुस्से के साथ बेबसी भी सिमट आई। नशे में थे, तुम्हें बंद और खुले का होश कहाँ रहा होगा? उसने तुर्की व तुर्की तंजिया लहजे में कहा। आइंदा जरा एहतियात रखना, वरना ये कारोबार कामयाबी से न चला सकोगे। जहांगीर यूं झपटा जैसे उस पर हाथ छोड़ बैठेगा, लेकिन मैंने लपक कर उसे थाम लिया। अहमक न बनो, जो हो गया सो हो गया। अब अपने घर की फिजा बर्बाद न करो, हमें सुकून से बैठकर बात करना चाहिए। मैं ही नहीं, तुम इन्हें छोड़ दो। सलमा गजबनाक लहजे में बोली। बस यही एक कसर रह गई थी कि कभी मार नहीं खाई थी, आज इन्हें ये अरमान भी पूरा करने दो। जो दूसरों के बहन बेटियों को बेचने के लिए उठा सकता है, उसके लिए अपनी बीवी को मारना कोई कमाल नहीं होगा। इन दोनों ही के दिलों में एक दूसरे की तरफ से गुबार भरा हुआ था और आसार बता रहे थे कि उनकी बहस आनंद वानंद में संगीन रुख इख्तियार कर सकती थी। लिहाजा मुझे बादल नख्वास्ता ज्यादा सरगर्मी दिखाना पड़ी, क्योंकि उनके बाई में मरासिम की सरतमहरी से मैं अच्छी तरह वाकिफ था।
और जानता था कि उनके इख्तिलाफात दूर कराना मेरे बस से बाहर है। लेकिन उस वक्त मैं चंद सालियों की मोहलत हासिल करके सलमा से गजाला के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए बेचैन था। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं बाबे से बात करता हूँ, मैंने जहांगीर को समझाते हुए कहा और वो थोड़ी सी बहस के साथ बुड़बुड़ाता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही सलमा के खुशमिजाज चेहरे पर नरमाहट छाती चलगी और उसकी निगाहों में शौक और फातिहाना से मुस्कुराहट नाचने लगी। ये तुमने अच्छा किया कि उन्हें चलता कर दिया, वो तुम्हारा मजाजी खुदा है, मैंने मुलामत लहजा में कहा। तुम्हें उसके साथ ऐसा रवैया जेब नहीं देता। मजाजी खुदा बर्दा फरोश बन जाए तो भंगी बनकर रह जाता है। छोड़ो ये किस्सा कहाँ ले बैठे, तुमने तो आज उनकी मौजूदगी में ही मिल बैठने का मौका निकाल लिया। मैं बुला रही थी तो टाले जा रहे थे। तुम्हारे साथ मुझे जहांगीर की दोस्ती भी ऐसी से, धीमे लहजे में कहा। अगर उसे इल्म हो जाए कि मैं उसकी लाइल्मी में तुमसे मिलता हूँ तो हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस इसीलिए आने से गुरेज करता हूँ। वो लड़की कल से यहाँ कैद थी, खौफ और दहशत से उसकी खूबसूरती गहना कर रह गई थी। मैं तुम्हें बुलाकर उसी से मिलवाना चाह रही थी ताकि तुम अपनी निगाहों से अपने दोस्त के करतूत देख सको। लेकिन वो गई कहाँ? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थी, हर वक्त खौफजदा और सहमी हुई रहती थी। आज जहांगीर शाह भी ड्रेसिंग टेबल पर भूल गए और मैंने उसे आजाद कर दिया। तुमने उसे किस वक्त रिहा किया था? खासी देर होगी, अब तो वो न जाने कहाँ पहुंच चुकी होगी। तुम्हारे हाथ हरगिज न आ सकेगी। उसका लहजा बदस्तूर मजाक उड़ाने वाला था। लेकिन ये तो बताओ कि वो कौन थी और जहांगीर ने उसे कहाँ से उठाया था? वो एक शरीफ लड़की है। जहांगीर ने उसे अगवा नहीं किया था बल्कि उसकी मदद करने की कोशिश की थी। अगर वो उसे यहाँ ना लाता तो शायद शोधों में जलकर भस्म हो जाती। कहानी सुनाकर बहला रहे हो? वो दिलावेज मुस्कुराहट के साथ बोली। अरे बाप रे, मैंने बुखलाकर चारों तरफ देखते हुए कहा। जहांगीर ने तुम्हारी ये मुस्कुराहट देख ली तो बेदरेक मुझे गोली मार देगा। अपना नहीं तो मेरा ही कुछ ख्याल करो। मैं बीवी होकर उनसे टक्कर लेती हूँ और तुम दोस्त होकर इतना डरती हो। मुझे आगे बढ़ते हुए कहा, आओ मेरे कमरे में चलो, वहीं बैठ कर बातें होगी, फिर कभी आऊंगा। मैंने धीमे मगर हौसला अफजा लहजे में कहा। इस वक्त जहांगीर भड़क गया तो तुम्हारी झुंझलाहट मुझ पर उतार बैठेगा। तुम्हारे पास उसे सुनाने के लिए कोई कहानी भी तो नहीं। कहानी कहाँ से बनती? वो तो शायद कुछ ना बताने की कसम खाए बैठी थी। दरवाजा खुलते ही यूं उछट कर भागी कि मैं ज्यादा मुजाहमत करती तो मेरे साथ भी मार पीट कर बैठती। उस वक्त मुश्किल गुलुखलासी हासिल करके मैं जहांगीर के पास जा पहुंचा तो बिस्तर पर पड़ा उससे मैं खोल रहा था। उसे सूरत हाल से आगाह करने के बाद मैंने ठंडा रहने की तलकीन की तो मुझसे भी उलझ पड़ा। मुझे तो तुम्हारी नीयत में भी फतूर नजर आता है, वो मुझे घूरते हुए दुरुस्त लहजे में बोला और मैं दिल के धड़कने में एक चार तेज होती चली गई। जहन में पहला ख्याल यही आया कि कहीं उसने सलमा की कोई बात सुन न ली हो। कैसा फतूल, क्या पागल हो गए हो? मैंने खोखले अंदाज में उसकी बात उड़ाने की कोशिश। तुम उस लड़की के बारे में क्यों बेचैन थे? उसने गुराते हुए सवाल किया और मैंने दिल ही दिल में अपने खर्चात की तरदीद पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए एक गहरा सांस लिया। मैं उसे सिर्फ इसलिए मिलना चाह रहा था कि A2 अभी तक उसे मेरे साथ ही समझ रहा है। मैं जानना चाहता था कि वो किसके लिए और क्या काम कर रही है। तुमने आकवत नाअंदेशी से ये मौका साया कर दिया और अब तुम सारे शहर में मेरी नाअहली का ढंढोरा पीटने बैठ जाओगे। उसके जारहाना लहजे में तशवीश बहरहाल नुमाया थी क्योंकि वो अभी तक A2 के शहर में गिरफ्तार था और उस अमर से खाइफ था कि अगर A2 को यह मालूम हो गया कि उसको मतलूब लड़की पकड़े जाने के बावजूद जहांगीर की तहवील से फरार होने में कामयाब हो गई थी तो वो जहांगीर के लिए कोई माकूल सजा भी तजवीज कर सकता था। मैं कहाँ ढंढोरा पीटूंगा? मैंने अनजान बनते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि अपने बड़ों से मुखासमत मोल लेने के बाद मैं बहुत ही महदूद जिंदगी गुजार रहा हूँ। फिर मैं कहीं जुबान खोल भी बैठा तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? तुम भूल रहे हो कि वो लड़की A2 को शिद्दत से मतलूब है और अगर उसे भनक भी मिल गई कि वो मेरी गफलत से फरार हुई है तो वो मेरी खाल उधेड़ डालेगा। अभी तक तुम उस लड़की की अहमियत का अंदाजा नहीं लगा सके हो। अगर ये बात इसी कदर संगीन है तो मेरी चुप रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, वो क्यों? उसे बदक कर सवाल किया, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो तुम्हारी लाइल्मी में जीवा हाउस पहुंचाई गई थी? मैंने उसे याद दिलाया और वो दोनों हाथों से अपना सर थाम कर बिस्तर से उठ गया। तुम ठीक कह रहे हो, वो नकात अमेज और शिकस्त खोरदा लहजे में बोला। तुम्हारे अलग होने से मैं बिल्कुल यतीम होकर रह गया हूँ। इस बारे में तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। न जाने उसको किसने जीवा हाउस पहुंचाया था। अगर तुम इस बात से लाइल्म हो तो यकीनी तौर पर A2 का फरस्तादा रहा होगा और जो लड़की को जीवा हाउस पहुंचाने के बाद A2 को अपनी कारगुजारी से बाखबर कर दिया होगा। मैंने उसकी नब्ज की रफ्तार तेज तर करने की नीयत से कहा, मैं तो बेमौत मारा गया। वो बढ़ाई हुई आवाज में कहा, मेरे लिए जवाब नहीं मुश्किल हो जाएगी, तुम उसके मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। वो कुछ देर तक पुरख्याल अंदाज में उसकी आंखों में देखता रहा। उस दौरान में जहांगीर की हालत लम्हा ब लम्हा पतली होती चली गई। फिर आकर मैंने ही सकून तोड़ा। लड़की तुम्हें आतिश जनी के तुरान मिली थी। तुम उस किस्से को सिरे से ही खोल कर जाओ। यही समझा जाएगा कि लड़की आग से बुखलाकर खुद ही निकल भागी थी। बचत की ये पहली और आखिरी सूरत है। वो मुसर्रत अमेज लहजे में बोला, समझ में नहीं आता कि तुम्हारी खोपड़ी किस चीज से बनी हुई है जो हर बात पर बर वक्त सोच लेती हो। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं उसे अपनी खोपड़ी की साख से आगाह करता। त्यादा मैं गुफ्तगू को इख्तिसार देकर वहां से रुखसत हो गया। उस वक्त मेरे जहन में गजाला समाई हुई थी और मैं ये सोच रहा था कि वो जहांगीर के घर से फरार होकर कहाँ गई होगी।
मैं जल्द अज जल्द उस तक पहुंचकर उसकी कहानी सुनने के लिए बेचैन था। उससे पहले मेरे लिए कोई और काम करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा था। जहांगीर के घर से निकलकर मैंने टैक्सी पकड़ी ताकि PIDC हाउस के करीब पार्किंग लॉट में खड़ी हुई गाड़ी हासिल कर सकूं। गाड़ी लेकर मैं गजाला के घर पहुंचा तो वहां की सोगवार फिजा में खुशगवार तब्दीली रूनमा हो चुकी थी। सुल्तान शाह समेत वो सब ड्राइंग रूम में मौजूद थे और गजाला को अगवा करने वाला ही घर के एक कमरे में मुकैयद था, लेकिन गजाला को शायद उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। मुझे देखते ही वो इस्तरारी तौर पर अपनी जगह से उठकर 2 कदम आगे बढ़ी थी, मगर फिर टिटक कर वहीं रुक गई, क्योंकि दूसरों की मौजूदगी में किसी किस्म का जज्बाती रद्दअमल हमारे मुआशरे में पसंदीदा नहीं समझा जाता। गजाला का चेहरा सुता हुआ था, उसकी सुर्ख और वरमलूद आंखें तवील बेख्वाबी की कहानी सुना रही थी, लेकिन मुझे उसके बावजूद उसके चेहरे पर अजीब से एतमाद की परछाइयां नजर आ रही थी। बैठ जाओ बेटे। कमरे की बोझल फिजा में शमा की दकाहत ज्यादा आवाज उतरी। खुदा का शुक्र है कि गजाला सही सलामत घर लौट आई। न जाने वो कौन बदबख्त थे जिन्होंने इसे कैद किया हुआ था। मेरे होठों पर उदास सी मुस्कुराहट तैर की और मैं गजाला से मुखातिब हो गया। बैठ जाओ। मुझे मालूम है तुम कहाँ से और कैसे आ रही हो। जरा सी देर ना हो जाती तो तुमसे वहीं मुलाकात होती। कहाँ? उसने तहय्युर ज़दा लहजे में सवाल किया। क्या वहां पहुंच गए थे? तुम्हें रास्ते से अगवा करके जीवा हाउस पहुंचाने वाला कामरान के कमरे में कैद थे। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए उसे आगाह किया। मैंने तुम्हें ताकीद की थी कि घर से बाहर ना निकलना, मगर तुम खुद एतमादी में मार खा गई। ये गनीमत हुआ कि सलाम ने तुम्हें बराह रास्त लाहौर पहुंचाने के बजाय जीवा हाउस में छोड़ दिया और वहां से तुम जहांगीर के हाथ लग गई। ओह, तो वो जहांगीर था? गजाला ने मेरी बात काट कर हैरत ज़दा अंदाज में कहा। जब भी उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, बस कैद करके ये जानने की कोशिश करता रहा कि मैं किसके लिए काम कर रही हूँ। मेरे और तुम्हारे ताल्लुक का उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं है। वो बस अपनी बीवी से डरता है, इसीलिए तुम उसकी ज्यादतियों से बची रही और यही वजह है कि उसकी गैर मौजूदगी में सलमा ने कुफल खोलकर तुम्हें फरार होने का मौका फराहम कर दिया, वरना इस वक्त मैं वहां बैठा तुम्हारी रिहाई के लिए मुज़ाकरात कर रहा होता। आप पूरी तरह बाखबर है। वो थकी हुई मुस्कुराहट के साथ बोली। मैं तो समझ रही थी कि मैंने अपनी कोशिशों से फरार का कारनामा अंजाम दिया। जाओ पहले तुम नहा धोकर अपना हुलिया दुरुस्त करो। कर्नल दखल अंदाज होते हुए कहा। तुम्हारी हालत अबतर हो रही है। पहले मैं इस कैदी को देखना चाहती हूँ जिसने मुझे रास्ते में अगवा किया था। वो अपने बाप से बोली। उसने मुझे इतनी फुर्ती के साथ बेहोश करके गाड़ी में डाला कि मैं आवाज तक न निकाल सकी। मैं जब तक उसे अपने हाथों से जूतियां नहीं मारूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। वो कहीं भागा नहीं जा रहा। मैंने कहा, तुम शायद भूखी भी हो। हाँ, वो जल्दी से बोली। जहांगीर ने मुझे खाना और नाश्ता फराहम किया था, लेकिन मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मुझे डर था कि खाने में कहीं ख्वाब आवर तवा न मिली हुई हो। तो अपने कमरे की तरफ चली गई तो सुल्तान शाह मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। अब क्या प्रोग्राम है? यह मसला तो खिलाफतों को बहुत आसानी से निपट गया। इस मामले में रक्षी ने मेरे साथ बहुत ताउन किया। अगर वो जुबान न खोलती तो सलाम का हाथ आना नामुमकिन था। इस असना में कर्नल भी अपनी बीवी को वहां से उठा ले गया। मैं उसी के बारे में पूछ रहा था। उसने संजीदगी के साथ कहा, अगर उसे छोड़ दिया गया तो जल्द या बदेर गजाला के अगवा की कहानी ऊपर वालों तक पहुंचा देगा। तुम ठीक कह रहे हो। इस मामले में जहांगीर का नाम भी मुलव्वस हो जाएगा। उसे मैंने मशवरा दिया है कि वो गजाला के बारे में लाइल्मी जाहिर करता रहे। इस तरह यही समझा जाएगा कि कैदी लड़की जीवा हाउस में आतिशजनी के बाद खुद ही फरार हो गई थी। फिर मैं ले जाऊं उसे? सुल्तान शाह ने मानी के अंदाज में पूछा। कहाँ ले जाओगे? शहर के मुजाफात में बतेरे वैरान मकामात हैं। फिर हम दोनों सलाम के बारे में जुज़वियात तय करने लगे। गजाला नहा धोकर लिबास तब्दील करके आई तो मामूली सी कमजोरी के सिवा अगवा और कैद की सोबतों के सारे आसार उसके चेहरे से मफकूद हो चुके थे और उसके बुशरे पर पहले जैसी रानाई सजा बहाल हो चुकी थी। बहुत परेशान किया है तुमने हम सबको। मैंने उसके सरापा का जायजा लेते हुए कहा। अगर जीवा हाउस को आग लगाने की मजबूरी आड़े ना आ गई होती तो इस वक्त तुम न जाने कहाँ होती। सारा फतूर टैक्सी की खराबी से पैदा हुआ था। वो मुआज़त खाना लहज़े में बोली। होने वाली बात हर सूरत में होकर रहती है, वरना क्या जरूरी था कि जब टैक्सी खराब हुई उसी वक्त वो शख्स उधर आ निकला। और मेरे ख्याल में फसाद की बिना तुमने उस वक्त डाली जब मेरे मशवरे को नजरअंदाज करके तुमने घर से निकलने का फैसला किया। इसलिए बड़ों की बात मानने पर जोर दिया जाता है। मैंने हंसते हुए कहा। फिर वहां से उठ गया। सुल्तान शाह हमारे साथ था। सुल्तान शाह ने कामरान के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नजर आया और मेरी इस्तफसार तलब निगाहें बेख्तियार सुल्तान की तरफ उठी। वो शायद दरवाजे की ओट में पड़ा होगा। उसने सरगोशाना लहजे में कहा। सो मैंने दरवाजा खोलकर नाश्ता दिया तो उसकी हालत बहुत अबतर थी। हो सकता है बेहोश ही हो गया हो। चले आओ, मैं अभी जिंदा हूँ।